सो वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था विथ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आज के इस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड फैराडेस लॉ। जैसे कि हेडिंग में आप लोग देख पा रहे दिस इज फैराडेस लॉ। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस था उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड फैराडेस लॉ मींस जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कौन सा इलेक्ट्रोड में कितने अमाउंट में सब्सटेंसेस डिपॉजिट हुए या फिर किसी इलेक्ट्रोड से कितने अमाउंट में कोई सब्सटेंसेस लिबरेट हुआ, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अमाउंट के बारे में जो डिस्कस होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है ये डिपेंड कर रहा है बच्चों टोटली कितना हम लोग करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जमाने में क्या था कि प्रीवियस एज में उस टाइम पे उतने हम लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं थे जिससे हम लोग की करंट तो डायरेक्टली हम लोग मेजर कर पाते, ठीक है। तो इसलिए फैराडेज अपने तरीके से वो करंट मेजर करते थे और उस टाइम पे जो यूज होता था द एपरेटस that was कूलोमीटर, कूलम मेजरमेंट था जो एपरेटस था दैट इज कूलोमीटर। तो कितने सब्सटेंसेस लिबरेट होंगे कितने सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगे उससे रिगार्डिंग फैराडेज दो लॉ बताए थे, टू लॉज, जिसमें से हम लोग दोनों लॉ पढ़ेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ना है और उससे रिगार्डिंग आपका न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। और ये रहा आपका स्टेटमेंट। आप लोग स्टेटमेंट तो रीड कर ले और उसको पॉज करते नोट डाउन कर ले। तो देखो बच्चों स्टेटमेंट में क्या बोला कि स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो क्या समझ में आ रहा है कि जितना हम लोग अमाउंट जो भी मेरा इलेक्ट्रोड में अमाउंट डिपॉजिट होता किसी भी सब्सटेंसेस का या फिर जितना भी अमाउंट का सब्सटेंसेस लिबरेटेड होता वो किसके हिसाब से होता, हम लोग जितने अमाउंट का या फिर जितने क्वांटिटी का इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये है आपका स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। स्टेटमेंट तो अच्छे से रीड करें और वो पॉज करते मतलब समझे कि जितना हम लोग करंट पास करेंगे उतने ही अमाउंट उतने ही मोर नंबर पे मोर अमाउंट पे मेरा सब्सटेंसेस डिपॉजिट होगा, ठीक। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म अब हम लोग देखते हैं। तो देखो सपोज मान लेते हैं कि हम लोगों ने जो पास किए थे दैट इज क्यू अमाउंट ऑफ करंट हम लोग पास किए थे या फिर क्यू कूलम हम लोग मान लेते हैं कि क्यू कूलम का जो स्पेलिंग है वही है थे, ठीक है। तो क्यू कूलम इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड, सपोज इलेक्ट्रिसिटी वाज पास्ड, ठीक है। तो क्यू कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर सपोज कि मेरा जो डिपॉजिट हुआ था तो डिपॉजिटेड अमाउंट of substances equals to W ग्राम। सपोज मान लिए कि हम लोगों ने क्यू कूलम करंट पास किए थे और जो डिपॉजिट हुआ था वो था क्या था मेरा W ग्राम। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमको क्या मिल रहा है कि आपका जो W है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ Q, ठीक है। द अमाउंट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड और लिबरेटेड, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा W इज प्रोपोर्शनल विथ क्यू कूलम के साथ। नाउ अब हमको इसको इक्वल में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सो W इक्वल्स टू एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। हियर दैट कांस्टेंट टर्म इज Z, हियर द कांस्टेंट टर्म इज Z, सो W इक्वल्स टू Z इंटू Q, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म,
W इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। नाउ अब बच्चों ये जेड क्या है? अब ये जो जेड है, दिस जेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं जेड। तो अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हुआ। नाउ एक बात याद रखना है, हम लोग को क्या पता है, ये जो क्यू है, क्यू कूलम्ब है ना, तो कूलम्ब तो हम लोग फिजिक्स में क्या डेफिनेशन आता है, कूलम्ब इक्वल्स टू आई इंटू टी। आई फॉर एम्पियर, कितने एम्पियर करंट पास हुए, और टी फॉर टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो इफ वी रिप्लेस द फॉर्म ऑफ क्यू दैट इज आई इंटू टी पुट हियर, सो द फाइनल फॉर्म इज कमिंग, दैट इज W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू का जो वैल्यू आया उसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो मेरा जो फॉर्म आया दैट इज W इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। यही दो आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना है फॉर द फर्स्ट लॉ, एंड न्यूमेरिकल करने में आपको यही दो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉ बता रखा है कि आप जितने तुलम करंट पास करेंगे, जितने मोर अमाउंट में, उतना ही अमाउंट में आपका सब्सटेंसेस डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। सपोज किसी ने 2 कूलम करंट पास किए हैं, तो उसके लिए जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, और किसी ने 5 कूलम करंट पास किए हैं, तो उसके लिए जो अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, दैट शुड बी मोर और लार्जर कंपेयर टू द वन हु पास्ड 2 कूलम। ठीक है, आप जितने कूलम करंट पास करेंगे उतने आपके अमाउंट डिपॉजिट होते रहेंगे। ये आपका टोटल मैथमेटिकल फॉर्म आया। अब बात जो याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, बहुत बार इसका डेफिनेशन पूछ लेता है, तो हम लोग डेफिनेशन कैसे निकालते हैं। देखो सपोज मान लेते हैं जो मेरा आई था, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर हम लोग मान लिए कि 1 एम्पियर करंट हम लोग पास किए, और जो टी था, टी इक्वल टू सपोज हम लोग मान लिए 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, दैट्स मीन देन क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। अगर कूलम 1 कूलम का डेफिनेशन वही था ना, 1 एम्पियर करंट पास थ्रू 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर सारा 1 हो गया, इधर हम लोग ये वाला बिठा सकते या फिर ये डायरेक्ट बिठा सकते, देन W इक्वल्स टू क्या हुआ, जेड। देखो अच्छे से, अगर Q इक्वल्स टू 1 कूलम बैठा, ये दोनों कंडीशन मतलब 1 कूलम यहाँ पुट कर दिए, तो W इक्वल्स टू क्या आया, जेड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस may be defined, electrochemical equivalent of a substance may be defined as the mass of the substances deposited or liberated when a current of 1 coulomb quantity of electricity 1 coulomb or current of 1 ampere is passed for 1 second। अगर हम लोग 1 एम्पियर करंट तो 1 सेकेंड पास करने पर जितने अमाउंट में सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगे, उसी तो हम लोग बोलेंगे उस सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन जरूर करना। क्या बोले, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू 1 सेकेंड। ठीक है, यह आपका था टोटल फर्स्ट लॉ। आप लोग स्टेटमेंट पॉज करते उस टाइम पे लिख लिए होंगे, और अभी ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे सेकेंड लॉ, और उसके बाद में हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल। ओके, तो चलो बच्चों अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे।
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। आप लोग स्टेटमेंट तो पॉज करते एक बार नोट डाउन कर ले और फिर रीड करें। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट का मतलब क्या बोल रहा है उसको समझने के लिए एक डायग्राम बना ले। आप लोग स्टेटमेंट तो रीड करें और फिर ये डायग्राम तो समझे, ठीक है। ये एक कंटेनर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ठीक है। और ये अनदर कंटेनर है जिसमें और 2 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो है क्या, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कंटेनर पे इट इज योर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इट इज योर सिल्वर नाइट्रेट solution, and this is your CuSO4 solution, this is your CuSO4 solution, ठीक है। सॉरी, ये आपका जो भी है ये आपका CuSO4 सॉल्यूशन है। नाउ अब देखो ये बैटरी से दोनों कनेक्शन रहेगा, ठीक है। both are connected with battery. Now suppose this is the positive end, this is negative end, this is positive end and this is negative end. So this negative end is connected with this positive end and this positive end connected with this negative end, ठीक है। तो यही था ना स्टेटमेंट में, जैसे क्या बोला है, तो सेम फर्स्ट लॉ में मेरा क्या बोला कि जितने हम लोग करंट पास करेंगे उतना मेरा अमाउंट डिपॉजिट होता। अब मान लो कि हम लोग सेम करंट पास कर रहे और 2 अलग अलग सब्सटेंसेस है, तब तीसरा कितना डिपॉजिट होता। तो उसके लिए फैराडेस बोल रहा है कि हम लोग अगर जितना अमाउंट तो सेम रख दिए, तर जो करंट पास हो रहा है उसका अमाउंट अगर सेम रख दिए हैं, सेम क्वांटिटी ही पास कर रहे थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अगर एक सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर अगर और एक रहता तो ये प्लस उसका नेगेटिव और ऐसे करते वो चलते रहता। एक सीरीज में अगर कनेक्टेड है और सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे, तो जो मास डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंसेस का, वो मास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो मास डिपॉजिटेड हो रहा है, mass deposited is directly proportional with the equivalent weight of the substance, ठीक है। मतलब हम जो भी ये दो कितने अमाउंट में सिल्वर डिपॉजिट होंगे वो डिपेंड कर रहा है कि सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना है। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड कर रहा है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है। जिसका इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा होगा उतना अमाउंट में वो डिपॉजिट होगा। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो अभी जब इक्विवेलेंट वेट हम लोग को पता है तो अभी बच्चों इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे। तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में आया। फर्स्ट लॉ था कि जितना करंट पास करेंगे उतना ज्यादा हमको अमाउंट डिपॉजिट होगा, और सेकेंड लॉ बोल रहा है कि करंट पासिंग सेम है, करंट का जो पास हो रहा है वो अमाउंट सेम है, इन सीरीज जब कनेक्टेड है सॉल्यूशन, तो जिसका इक्विवेलेंट वेट जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका मास भी डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग देख लें, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे, अच्छे से समझना। देखो सपोज मेरे पास था NaCl, सॉरी, ठीक है, NaCl। तो आफ्टर द डिसोसिएशन ये क्या प्रोड्यूस हुआ, Na+ एंड Cl-। अभी देखो ये Na+ कहाँ दिया था, कैथोड में, और जाने के बाद क्या किया था, 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था डिस्चार्ज होने के लिए, और किसमें कन्वर्ट हुआ था, सिंगल सोडियम में। तो अभी समझो बच्चों, ये अगर एक सिंगल सोडियम एटम है, ये एक सिंगल सोडियम एटम है, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल सोडियम एटम, 1।
a single sodium plus atom ion, single sodium plus ion requires single electron to convert into single sodium atom. तो अभी मान लो मेरे पास 2 सोडियम था, अगर और एक सोडियम आ जाएगा तो हम तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सोडियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट 2 सोडियम एटम। 3 सोडियम प्लस रहने तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास 1 मोल Na प्लस है और इसको कन्वर्ट करना है 1 मोल Na में, 1 मोल Na प्लस तो कन्वर्ट करना है 1 मोल Na में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? डेफिनेटली वी नीड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल सोडियम प्लस एटम आयन तो कन्वर्ट करना है सिंगल सोडियम एटम में, तो 8 इलेक्ट्रॉन। 2 सोडियम प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल सोडियम प्लस के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स है टू कन्वर्ट 1 मोल सोडियम। ठीक है, तो इसी को हम लोग और आगे देखते हैं। सपोज मेरे पास था Cu2 प्लस, तो 1 Cu2 प्लस को अगर हम लोग कन्वर्ट करना है Cu में, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Cu डिपोजिटेड बाय, अगर ये 1 मोल ऑफ Cu मान लेते हैं तो 1 मोल ऑफ Cu डिपोजिटेड बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल ऑफ Na प्लस है ना, तो हम लोग नॉर्मली जो लिखते हैं वो 1 है, मोल पे लिखते हैं, तो 1 मोल Na प्लस तो डिपोजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज चार्ज सेम है। लेकिन जैसे ये अगर 1 सिंगल Cu2 प्लस एटम रहता तो हम तो 2 एटम चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर 2 कॉपर 2 प्लस आयन रहता तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। सिमिलरली अगर 1 मोल कॉपर 2 प्लस है तो उसका डबल चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस को 1 मोल ऑफ कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो अगर मेरे पास है सपोज एल्यूमिनियम 3 प्लस, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 प्लस, तो हाउ मोल इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स। ठीक है, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो बच्चों, ये तीनों कॉन्सेप्ट से हम तो क्या समझ में आया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन can deposit 1 मोल सोडियम। बच्चों इसको थोड़ा पॉज करते आप लोग यहाँ एक बार लिख लेना। ठीक है, तो प्रीवियस पोर्शन से थोड़ा वीडियो तो रिवाइंड करते, पॉज करते, वो जैसा लिख लेना, फिर बाद में एक बार दिखा दे रहे। तो 1 क्या समझ में आया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपोजिट 1 मोल ऑफ सोडियम। अब बताओ जो देखो यहाँ पर कि 1 मोल Cu2 प्लस तो Cu में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हम तो अगर सिमिलरली 1 मोल हम तो कॉपर में कन्वर्ट करना है, डिपोजिट करना है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपोजिट 1 मोल कॉपर। सिमिलरली अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तब जाते मेरा डिपॉजिट होगा 1 मोल एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब जिसका जितना चार्ज है उतने हिसाब से हम तो मोल पे इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। समझ में आया? तो सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपोजिट 1 मोल सोडियम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपोजिट हाफ मोल कॉपर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपोजिट 1/3 मोल एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। अब देखो बच्चों, इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो मेरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन आया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता
ठीक है, अभी हमको उसको ध्यान रखना है। द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज कैरिड बाय एवरी इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल तो कितना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर हुआ। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ आपका 1.602 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम हुआ। तो ये जो वैल्यू आया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है आपका 96,487 कूलम, ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं 96,500 कूलम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बना इट इज नोन एज 1 फैराडे। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैराडे। तो 1 फैराडे कुछ नहीं, फैराडे का मतलब हुआ कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे, ठीक है। चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। तो बस बच्चों इतना ही आपका कॉन्सेप्ट ये दोनों लॉ से याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस टू फॉर्मूलास और दिस टू लॉस, ठीक है। समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर ले। अभी फिलहाल इतना नोट डाउन कर ले, फिर हम दिखा दे पिछला वाला पोर्शन हुआ। अब आप लोग ये वाला पोर्शन तो नोट डाउन कर लेना है। ये सेकेंड लॉ आपका कंप्लीट है, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो आपका हो ही चुका था। बच्चों हियर इज द फर्स्ट लॉ। हियर इज द फर्स्ट लॉ, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। ये रहा आपका फर्स्ट लॉ, इसको नोट डाउन कर ले। यह आपका सेकेंड लॉ, इसको नोट डाउन कर ले पॉज करते वीडियो, ओके। और ये आपका लास्ट पोर्शन, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया कि क्या पढ़ाई हुआ फैराडेस लॉ का। सिंपल सा रिवीजन लास्ट में एक लाइन पे यही बता दे रहे। तो फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि आप जितने अमाउंट में करंट पास करेंगे उतने आपका अमाउंट तो जो मैटर सब डिपॉजिट होता है उतना आपका अमाउंट बढ़ेगा। और सेकेंड लॉ में बोल रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ करंट सेम है तो जो भी मैटर डिपॉजिट होगा, एलिमेंट डिपॉजिट होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इट्स इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट हम लोग 11 में निकालना सीखे, ठीक है। और एक बात जो वहां पर हम लोग बता दिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपॉजिट करेगा वो 1 मोल ऑफ मोनोवैलेंट एटम तो करेगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो सोडियम था। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, दैट्स मीन डाइवैलेंट एटम। एंड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज ट्राइवैलेंट एटम। ये 1 मोल एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम 3+ नहीं, उस टाइम पे ये एल्यूमिनियम ओके। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज 1 फैराडे। तो बच्चों तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया है। तो वीडियो तो लाइक करना ना भूले और चैनल तो शेयर जरूर करें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेस लॉ। थैंक यू।